अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ग्रामर के बेसिक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि जनरल पॉइंट्स हैं हर एक क्लास के लिए, वेदर इट्स 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। चूँकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज तो सेम होती है, ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक पॉइंट्स ऑफ ग्रामर। हम इसे बेसिक से लेके एडवांस तक डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होता है। अल्फ़ाबेट, एक तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, हम ये समझने लग जाते हैं कि ए से लेकर जेड तक जो है जो 26 लेटर्स हैं इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग। अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स ए टू जी। 26 लेटर्स जो हैं ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो है, ये जो 26 लेटर्स हैं इनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, और हुरूफ तहजी हम इसको उर्दू में कहेंगे। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है जी? सेट ऑफ लेटर्स है। ये 26 के 26 लेटर्स जो हैं इनको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, अगर ये कहा जाए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो फिर हम कहेंगे कि ये लेटर है। मैंने ये कहा कि 26 के 26 ये जो 26 लेटर्स हैं इन सब को ए टू जी जो ये सेट है 26 लेटर्स का, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अगर एक एक की बात की जाए, ये कहा जाए कि ए जो है वो अल्फ़ाबेट है या लेटर है, तो ए अल्फ़ाबेट नहीं है। ए क्या होगा? ए लेटर है। बी एक लेटर है। अब देखते हैं कि लेटर क्या होता है। व्हाट्स अ लेटर? बेसिकली अ लेटर रिप्रेजेंट अ साउंड। क्योंकि लैंग्वेज जो है एक सिस्टम ऑफ साउंड्स है। लैंग्वेज को अगर डिफाइन किया जाए, ये जो कम्युनिकेशन का एक मीडियम है लैंग्वेज, तो ये बेसिकली क्या है? सिस्टम ऑफ साउंड्स है, और हर जो लेटर है वो एक स्पेसिफिक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस तरह हमने सीन के लिए, हम उर्दू का जो सीन है उसके लिए हम एस यूज करते हैं। अगर हमने रे लिखना हो तो हम आर लगाते हैं। इस तरह अगर हमने जे लिखना हो, ठीक है, जिस तरह जेब्रा, तो हम क्या लगाते हैं? जी या जेड लगाते हैं। तो अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस हुआ कि ए टू जी जो 26 लेटर्स हैं जिनमें कॉन्सोनेंट और वावल हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इस सेट ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। और इंडिविजुअली जो है ये जो सिंबल्स हैं, ए एक सिंबल है, बी है, सी है, इंडिविजुअली एक एक को हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर जो है जो ए से लेकर जी तक है, 26 लेटर्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज लेटर्स। दो इनकी टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट और दूसरे को हम कहते हैं जी वावल या वावल पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वावल कौन से होते हैं? हर एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि ए ई आई ओ यू जो है इनको हम वावल कहते हैं, वावल्स कहते हैं, और बाकी जो है 21 लेटर्स इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये कहा जाए कि डिफाइन कॉन्सोनेंट या डिफाइन वाउल्स, वाउल्स को डिफाइन करें, कॉन्सोनेंट को डिफाइन करें, तो इनकी क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन ये है कि ऐसे लेटर्स which are articulated are produced with obstruction। ऐसे लेटर यानी ABC की बात कर रहा हूं, ऐसे लेटर जिनको जब हम प्रोड्यूस करते हैं यहां से वोकल कार्ड से, तो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावट आती है, ऑब्स्टिकल आती है। जब इनको हम आर्टिकुलेट करते हैं, जब इनको हम प्रोड्यूस करते हैं इनकी साउंड, तो क्या आती है? विद ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आती है। इस रुकावट को अब हम क्लियर करते हैं, या इसको आप आसान लफ्जों में ऐसे समझ लें कि ऐसे लेटर्स जिनको जब हम प्रोड्यूस करते हैं जिनकी साउंड को, तो हमारे जो माउथ ऑर्गन्स हैं, जिस तरह लिप्स हैं, टंग है, टीथ है, तालू जो है, पैलेट है, माउथ है, ठीक। तो माउथ ऑर्गन्स जो हैं जिनको आर्टिकुलेट करते हुए, जिनकी अदायगी में, जिनकी प्रोनाउंसिएशन में, जिनकी प्रोडक्शन में माउथ ऑर्गन्स यूज होते हैं, ठीक है। टिप यूज होती है, टिप ऑफ द टंग यूज होता है, टंग यूज होती है, लिप्स यूज होते हैं, टीथ यूज होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं जी? कॉन्सोनेंट कहते हैं। जिस तरह बी, तो मैंने दोनों लिप्स जो है वो बा, दोनों लिप्स आपस में
मिल गए। इस तरह एफ साउंड है इसमें, डी ड ड, इसमें भी माउथ आर्गन यूज हो रहे हैं। सी इसमें माउथ आर्गन यूज हो रहे हैं। इस तरह जी माउथ आर्गन जो है आपको, जब मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इससे आप वाज़े क्लियरली डिफरेंस जो है वो नोट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। वाउल्स कौन से हैं कि विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, जिनकी प्रोनाउंसिएशन में, जिनकी अदायगी में, जिनको जब हम बोलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, तो इनकी कंपैरेटिवली जो है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है। ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये देखें जो वावल्स हैं, अगर आप खुद से इस प्रैक्टिस को करेंगे तो तभी आपको समझ आएगी। जिस तरह ए, ई, आई, ओ, यू, इन वावल्स की प्रोटेक्शन में, वावल्स की जो प्रोनाउंसिएशन है, इनको जब हम अदा करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है, या दूसरे अल्फाज में हमारे जो माउथ आर्गन्स हैं वो यूज नहीं होते। डायरेक्ट जो है वो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वोकल कार्ड से। ये जो सांस की नाली वोकल कार्ड है, इससे डायरेक्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, और यही साउंड्स ही हैं जिनको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो आई होप कॉन्सोनेंट और वावल का डिफरेंस आपको टू सम एक्सटेंट समझ आ गया होगा। मैं फिर कोशिश करूंगा कि जब इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करूं तो एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा सकूं। आगे है जी वावल जो है, वावल की दो टाइप्स हैं। यही वावल जिनको आप, ये जो 5 वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वैसे तो शॉर्ट वावल है, लॉन्ग वावल है, हमने जरा एकेडमिकली इसको देखा है, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। फुल वावल है और सेमी वावल है। फुल वावल, वावल की साउंड क्या होती है? वावल की साउंड जो है, जो कि अल्फाबेट क्या होते हैं, सेट ऑफ लेटर्स है, और लेटर क्या होते हैं, लेटर किसको कहते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेसिफिक साउंड देते हैं। तो इसी तरह जो वाउल है, वाउल की साउंड हमेशा अलिफ की होगी, अलिफ की या लॉन्ग अलिफ, जिसको अलमदा कहते हैं। जिस तरह आम, ए आर एम, बाजू, आर्म, पाम, हथेली को कहते हैं PALM, पाम, लंबी साउंड जो है। तो कॉन्सोनेंट, वावल की जो साउंड है वो हमेशा किसकी होगी, अलिफ की साउंड होगी। और इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, जिस तरह एलिफेंट, या फिर हम कहें कि अम्ब्रेला। अलिफ की जो साउंड देंगे ना, वो वर्ड, उनको हम क्या कहेंगे, वो कॉन्सोनेंट, वो वावल की साउंड देते हैं। तो फुल वावल जिसकी साउंड जो है सिर्फ और सिर्फ किसकी हो, वावल की साउंड हो, जो टोटली वावल हो। टोटली वावल मीन ये है कि जिसकी साउंड हमेशा किसकी साउंड दे, वो सिर्फ और सिर्फ साउंड दे अलिफ की या अलिफ मदा की। इसकी समझ अगर नहीं आ रही है, हालांकि हमारी ये नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, तो अलिफ याद रखें कि वावल की साउंड हमेशा किसकी होती है, अलिफ की होती है। जो भी लेटर अलिफ की साउंड देगा तो वो साउंड कौन सी होगी, वावल की साउंड होगी। और सेमी वावल कौन से हैं? सेमी वावल ऐसे, ये भी वावल्स हैं, ये भी वावल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ की साउंड देंगे। सेमी वावल जो वावल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। समटाइम्स these pronouns, these are named as vowel and sometimes consonant. इनकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की भी होती है। कॉन्सोनेंट की कौन सी साउंड है जी? वावल के अलावा जो है, अलिफ के अलावा जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है। अब सेमी वावल कौन से? ये 2 लेटर हैं, एक इनमें है Y और दूसरा है W। ये जो 2 हैं, ये क्या है जी? ये दोनों सेमी वावल है, यानी कि ये वावल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी हैं। विच रिप्रेजेंट वावल एंड कॉन्सोनेंट बोथ साउंड्स, दोनों साउंड्स। अब इसकी मैं एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि, एग्जांपल इसकी ऐसे हम लिख लेते हैं, ये ईजी जो मैंने लिखा है ना, फॉर एग्जांपल, इसमें ये फुल स्टॉप का आना जरूरी होता है, ये जो डॉट है। स्काई, अब देखें यहाँ पे ये जो वाई हमने लिखा है, ये 2 साउंड है ना, एक वाई है और एक W, जो सेमी वावल भी हैं और जो वावल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी। अब इसकी साउंड देखें, स्काई, एंड पे वाई की साउंड क्या है, आई, स्काई। इस तरह अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि yesterday, yesterday,
अब इसमें वाई की साउंड किसकी आ रही है, यहाँ पे तो ये अलिफ की साउंड दे रहा था, यहाँ पे ये की साउंड दे रहा है। ये की साउंड अलिफ की वावल की तो नहीं होती है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट बना हुआ है, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, वावल बना हुआ है। अब दूसरा जो है डब्ल्यू है, अगर हम ऐसे लिखें वेट, तो किसकी साउंड है, वाव की साउंड दे रहा है। वाव की साउंड किसकी होती है, कॉन्सोनेंट की होती है। वावल की साउंड क्या होती है, अलिफ की होती है। इसको अगर हम ऐसे लिखें एक वर्ड नाउ, नाउ, आओ, ये यहाँ पे अलिफ की साउंड दे रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, एज अ वावल यूज हो रहा है। और इट मीन्स के अगर ये दो लेटर जो हैं वो वर्ड्स के एंड पे यूज होते हैं तो वावल होंगे। अगर स्टार्ट में यूज होते हैं, जिस तरह यहाँ पे यूज हुआ या यहाँ पे यूज हुआ, ये यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे ये क्या है जी, शुरू में यूज होंगे तो कॉन्सोनेंट होंगे, अगर एंड पे यूज हो रहे हैं तो क्या है, ये वावल की साउंड दे रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे देखते हैं। आगे जो है, जब हम इन लेटर्स को मिलाते हैं, जब हम कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, कोई भी वर्ड हम लिखते हैं, तो किस तरह हम उस वर्ड्स को बनाते हैं। हम ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, जिनमें कॉन्सोनेंट भी हैं, वावल भी हैं, जब हम इनको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्ड। अब देखते हैं वर्ड क्या है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी लेटर्स जो है मिला दें तो वो एक वर्ड बन, नहीं, मीनिंगफुल, वो वर्ड कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रहा हो। जिस तरह अगर मैं कहूं कि बुक, अब देखिए इसमें बी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ये ओ आ गया, वावल है, फिर ये कॉन्सोनेंट है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट और वावल लेटर्स, जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो अलग से भी सिर्फ कॉन्सोनेंट का भी वर्ड बन सकता है और सिर्फ जो है वो वावल का भी कोई वर्ड बन सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर वर्ड में कोई ना कोई वावल जरूर यूज होता है। तो अब बुक इन लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, तो ये हमारे पास एक वर्ड बन गया। तो वर्ड क्या हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं होगा, बल्कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड जो है वो कितनी टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स। एक है लेक्सिकल वर्ड्स और दूसरा है ग्रामर वर्ड्स या ग्रामर टर्मिनोलॉजीज। कोई भी वर्ड है वो दो में फॉल करेगा, या तो वो लेक्सिकल वर्ड होगा या वो ग्रामर वर्ड होगा। कोई भी जनरल सी स्टेटमेंट है ये। तो लेक्सिकल वर्ड कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड्स विच डोंट नीड एक्सप्लेनेशन, जिनको समझाने के लिए बताते हैं जब तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। हमारा जो लिसनर है, जिसको हम बोल रहे हैं, या जो हमारा रीडर है, अगर मैं लिख रहा हूं और कोई पढ़ेगा तो वो रीडर होगा, मैं बोल रहा हूं तो जो सुनने वाला लिसनर होगा वो, तो उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, यानी उसे डिटेल नहीं बतानी पड़ेगी। हम सिर्फ उस वर्ड को बोलेंगे और जो लिसनर है या रीडर है उसे ऑटोमेटिकली उसके मीनिंग जो है वो समझ आ जाएंगे। हम सिर्फ वर्ड को बोलेंगे। अगर मैं कहूंगा बुक, किताब, तो आसानी के साथ जो है वो लिसनर या रीडर समझ सकता है कि जी बुक क्या होती है, स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट। ये इन वर्ड्स को बोलने के लिए अब समझाना नहीं पड़ता है कि कॉलेज क्या होता है, स्कूल क्या होता है। एक कॉमन सेंस की बात है, अंडरस्टूड एक आइडिया है कि लिसनर को आसानी के साथ समझ आ जाती है कि स्कूल क्या है, स्टूडेंट क्या है। अब इसके कंट्रास्ट में अगर ये देखा जाए कि ग्रामर वर्ड्स कौन से होते हैं विच नीड एक्सप्लेनेशन, जिनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो आसानी के साथ समझ नहीं आते हैं, जिनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो तब हमारा जो रीडर है या हमारा लिसनर है उसे समझ आएगी। अगर मैं कहूं कि प्रेपोजिशन, तो मुझे बताना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखें, मैंने इतना उसको लंबी चौड़ी एक्सप्लेन किया, तब उसके मानी समझ आए कि प्रेपोजिशन क्या होता है। हालांकि मैंने बुक कहा तो फौरन समझ आ गया। इसी तरह है प्रोनाउन। अगर मैं कहूं कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, इसको भी जो है वो लंबी डिटेल बतानी पड़ी। इसी तरह एडवर्ब है, ऐसा वर्ड which adds into the meaning of verb, adjective or some other adverb is called adverb. अब इनको देखें, बताया जब तो मैंने एक्सप्लेन किया, इनको जो है सिर्फ बोला और लिसनर जो ऑडियंस जो है वो उसे डायरेक्ट जो है वो समझ आ गया। तो ये टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। इसके बाद आगे आएंगे व्हाट्स ग्रामर।
ग्रामर हम अब यहाँ से मैंने अखज़ किया कि ग्रामर लिखा तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर बेसिकली है क्या। ग्रामर जो है देखें, जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं या तो उसे हम डायरेक्ट सीखते हैं, बच्चा जिस तरह जिस फैमिली में पैदा होता है जो लैंग्वेज उसके कानों में पड़ती है वो वही लैंग्वेज बगैर टेंसेस के, बगैर रूल्स रेगुलेशन के वो वही लैंग्वेज सीख जाता है। अगर वो पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ तो पंजाबी उसे आती है, इफ़ इज़ बॉर्न इन इंग्लिश फैमिली तो उसे इंग्लिश आती है, इफ़ इज़ बॉर्न इन पश्तून फैमिली तो उसे पश्तो आती है, बगैर किसी रूल्स रेगुलेशन के। तो ये उसकी कौन सी अप्रोच होगी, ये जो उसने लैंग्वेज को अक्वायर किया, ठीक है, बगैर कोशिश के उसने उसको सीखा, तो ये डायरेक्ट अप्रोच है। अब हम जो है हमारे नज़दीक ये सेकंड लैंग्वेज है, जिस तरह से हम इसको सीख रहे हैं वो डायरेक्ट सीखने वाला तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है किसी स्कूल कॉलेज में। ओवरऑल देखा जाए हमारे मुल्क में तो ये टारगेट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। तो इससे सीखने के लिए हमारी जो अप्रोच है वो कौन सी होगी, इनडायरेक्ट अप्रोच होगी। इनडायरेक्ट अप्रोच में हमें उस लैंग्वेज को जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स है, वो हमें सीखने पड़ते हैं। तो क्या होगा कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। एक सिस्टम के तहत, कैसे सिस्टम, मतलब अगर आपको नाउन का नहीं पता तो प्रोनाउन की कैसे समझ आएगी, नाउन प्रोनाउन का पता नहीं है तो वर्ब एडवर्ब आगे कैसे, यानी एक सिस्टम है। तो यही सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। आगे देखते हैं कि अब इन वर्ड्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बनेगा। अब हम सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। जिस तरह हमने वर्ड को डिफाइन किया था कि वर्ड इज मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इसी तरह जो सेंटेंस है, सेंटेंस भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मुख्तलिफ हम वर्ड्स को जब मिलाते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि इट शुड बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल कलेक्शन, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। मीनिंगफुल का ये मतलब है कि जब हम मुख्तलिफ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस जो है कोई ना कोई मैसेज भी, कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रहा हो, यानी प्रैक्टिकली उसके कुछ मीनिंग्स भी हों। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सेंटेंस को अगर हम देखें कि ही डिक्टेटेड अस एन एसे, उसने हमें एक ऐसे डिक्टेट कराया। डिक्टेटेड के क्या मानी होते हैं, लिखवाया। लिखना राइट होता है, लिखवाना क्या होता है, डिक्टेट। ही डिक्टेटेड अस एन एसे, उसने हमें एक ऐसे लिखवाया। ये तो पूरे मीनिंग समझ आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि शी लिव्स इन वॉशरूम, वो वॉशरूम में रहती है। अब इसमें देखें ग्रामेटिकली देखा जाए तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसके अंदर आगे जो है एडवर्ब भी लगा हुआ है, यानी कि ये एडवर्ब फ्रेज है। अब ग्रामेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन क्या ये कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है कि शी लिव्स इन वॉशरूम, माई फ्रेंड फ्लाइज इन द स्काई एवरी मॉर्निंग या एवरी इवनिंग, कि माई फ्रेंड फ्लाइज इन द स्काई, कि मेरा दोस्त जो है वो क्या जी आसमान में उड़ता है। क्या ये हो सकता है, ग्रामेटिकली तो सही है। क्या ये मैसेज कन्वे कर रहा है, इस सेंटेंस को देखें और इसको देखें, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक है लेकिन कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, इसलिए ये गलत है। और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस की मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है उसको देखें, यानी अगर ये समझ नहीं आ रही तो ये डेफिनेशन इसकी देखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड सेंटेंस। कि सेंटेंस जो है वो दो चीजों का मजमुआ है। सेंटेंस में कितनी चीजें हैं, दो, एक है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज सब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मजमुआ उसे क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें कि ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें इसके बारे में बात हो रही है। ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ये सारा क्या है जी, प्रेडिकेट है। उर्दू में इसको कहते हैं खबर। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या है, सब्जेक्ट होता है। अबाउट whom something is said is called subject, और whatever is called about subject is called predicate। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने देखा। सेंटेंस जो है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर इसको ये भी इसकी डेफिनेशन सही है, वही वाली बात यहाँ भी रिपीट हुई है लेकिन मैथमेटिकली टर्म्स में है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट
combination of, collection of, group of subject and predicate is called sentence. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात की जाती है, और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. अब आगे इसको देखते हैं, 2-4 और इसके बेसिक पॉइंट्स हैं. अब देखिए, हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो सारे का सारा क्या है? प्रेडिकेट है. अब देखें, सब्जेक्ट जो है अगर जनरली किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए, क्योंकि पढ़ाया इसी तरह जा रहा है, तो सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट क्या कहेगा कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है. लेकिन देखिए कि सब्जेक्ट जो है वो उसकी 2 टाइप्स हैं. या तो वो डूअर सब्जेक्ट भी होगा या नॉन डूअर होगा. यानी सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी, काम करने वाला भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि अली वर्क्स इन ए फैक्ट्री, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? अली के बारे में. तो अली इसका क्या है जी? सब्जेक्ट है. ये कौन सा सब्जेक्ट है अली इसमें? अली इसका डूअर सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है. इस सेंटेंस में ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है. ये अली क्या काम कर रहा है? ये एक्शन वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है अली इसका. कौन सा सब्जेक्ट? डूअर है. दूसरा सेंटेंस देखें कि हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. इस सेंटेंस के अंदर जो है वो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, लिहाजा अगर एक्शन नहीं हो रहा तो क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा. सिर्फ ये इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए कि काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है, तो फिर तो ग्रामर गलत हो गई, डेफिनेशन ही गलत हो गई. अब इसमें देखें कि हॉर्स जो है इसका सब्जेक्ट है, लेकिन ये हॉर्स इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन कर रहा है? हॉर्स इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा. एक स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन है कि हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, लेकिन ये इसका सब्जेक्ट है. तो डियर स्टूडेंट, अब जब भी पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट इज डूअर और नॉन डूअर ऑफ अ वर्ब. तो सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है. आगे देखें कि ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है. हर एक सेंटेंस में, जिस तरह टेंसेस की बुक्स में या जनरली जिस तरह हम टीचर्स आपको समझाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये देखें ना, जब टेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो टीचर क्या लिखेगा? ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट जो है वो लिखता है, तो क्या ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है? नहीं, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है. लिहाजा ये नहीं लिखना चाहिए, फिर ये लिखना चाहिए अदर वर्ड. सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है. इट मींस, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ऊपर, कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन है. यानी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे सेंटेंस में होगा जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. अगर एक सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है. फॉर एग्जांपल, आई गॉट प्राइज, इसका ये सब्जेक्ट है. आई गॉट इसमें वर्ब है और प्राइज इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है. हमें कैसे समझ आएगी कि ये ऑब्जेक्ट है, प्राइज ये नहीं है? हम इसको ऐसे ट्रेस करेंगे कि जो एक्शन वर्ब होगा सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट याद रखें उसी सेंटेंस में होगा जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा. अब देखें कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि जो एक्शन वर्ब है उसके बाद हम क्या लगाएंगे. उसके बाद हम लगाएंगे व्हाट लगाएंगे या हम लगाएंगे whom. ये जो 2 वर्ड हैं, इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट. देखें, आई गॉट व्हाट, व्हाट का आंसर जो है वो कोई ना कोई चीज होगी, और whom का आंसर कोई ना कोई पर्सन. आई गॉट व्हाट प्राइस, व्हाट का आंसर है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. दे पनिश द थीफ. अब देखें, दे पनिश्ड, इसमें एक्शन हो रहा है, तो इसमें, और जरूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस में एक्शन हो उसमें जरूरी हो कि ऑब्जेक्ट हो, नहीं. अब व्हाट या हुम का आंसर है तो वो फिर ऑब्जेक्ट है. अब दे पनिश्ड हुम, किसको पनिश, इसका आंसर क्या आ रहा है? थीफ, तो ये इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब एक सेंटेंस लिखता हूं जिसमें एक्शन वर्ब होगा लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. कैसे? अगर सेंटेंस है कि ही स्टडीड या ही स्टडीज इन स्कूल. अब इस सेंटेंस में देखें कि ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है. अब इसके बाद जरा व्हाट या हुम लगाएं. ही स्टडीज व्हाट,
व्हाट का आंसर स्कूल तो नहीं आता है, ही स्टडीड होम, ये इसका आंसर नहीं आता। तो इसमें ये जो होगा, ये इन स्कूल हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अभी मैंने सेंटेंस लिखा था कि क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, जब टेंसेस को हम सीख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट का आंसर होता है या होम का आंसर होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग होते हैं टू कंप्लीट, मुकम्मल करना। अब इसमें देखें कि कॉम्प्लीमेंट की क्या पहचान है कि इट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब, कि कॉम्प्लीमेंट कहां पे यूज होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब कौन सा वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, यही लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें कि ही इज माई स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें इज जो है वो वर्ब है, स्टूडेंट। अब इसमें इस हमें पहले लिंकिंग वर्ब को देखना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो किसी और वर्ब की हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी जहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ कोई ना कोई और मेन वर्ब भी आएगा। फॉर एग्जांपल, ही इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें देखें इज हमने यहां पे यूज किया, यहां पे भी हमने क्या यूज किया हुआ है, इसको यूज किया है, दोनों में उसका फंक्शन देखें। अब यहाँ पे ही इज, इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसमें इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट है। देखिए इस ही इज माई स्टूडेंट, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, और पूछा जाए कि स्टूडेंट इसमें ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है। हमने व्हाट या हुम किसके बाद लगाना है, एक्शन वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होगा जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, इसमें एक्शन ही नहीं हो रहा, तो हम किसके बाद व्हाट या हुम लगाएंगे। तो फिर रिसीवर कैसे, जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर रिसीव किसे करेंगे। दूसरा से देखें, आई मेट माई स्टूडेंट, इसमें मेट जो है वो एक्शन वर्ब है। आई मेट हुम, किसको मिला, माई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब है, और ये हुम का आंसर है। अब ये सेंटेंस देखें कि ही इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। इसके साथ देखिए एक मेन वर्ब लगा हुआ है, ये मेन वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें बुक क्या होगा, ही इज रीडिंग व्हाट, व्हाट, तो बुक का आंसर क्या होगा जी, व्हाट का आंसर क्या होगा, बुक, ये यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है, आज के जो बेसिक कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर के, अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसे कहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं। उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को, यानी कोई वर्ड नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब है, एडजेक्टिव है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई आर्टिकल है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए मैंने ये लिखा कि सिटी जो है, फिर पेन लिखा, फ्रेंड लिखा, स्कूल लिखा। इट मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने किस्म के वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो है वो 8 किस्म के वर्ड्स होते हैं। ये जो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो है, यानी कोई वर्ड उस वक्त तक वो वर्ड होगा, वो वर्ड उस वक्त होगा जब वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो 8 हैं, कोई वर्ड जो है वो वर्ड नहीं हो सकता जब तक वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक ना हो। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, कि आई विजिटेड माय नेटिव टाउन लास्ट वीक। आई विजिटेड माई नेटिव टाउन लास्ट वीक। अब ये एक सेंटेंस है, इसमें मैंने डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज किए। अब इसको अगर देखा जाए तो पहला जो है ये प्रोनाउन है, ये इसमें वर्ब है, अब ये इसमें एडजेक्टिव आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये इसमें नाउन है, ये इसी तरह एडजेक्टिव है, वीक इसमें क्या है, नाउन है, लास्ट इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड जो मैंने यूज किए हैं इनको हम क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तक हमने डिस्कस किया।
अगर मैं देखूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें और ज़रूरी हैं जिनको डिस्कस करना, जो जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश या बेसिक्स ऑफ ग्रामर में फॉल करती हैं, उस पर ज़रूर पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, इन डिटेल हमने डिस्कस की हैं, तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इन लेक्चर्स का, और भी लेक्चर्स ऐसे प्रेसी राइटिंग हर लेवल के लेक्चर जो है वो चैनल पे पड़े हुए हैं, BA इंग्लिश एंड ग्रामर पे। अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अदरवाइज़ अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।